हाँ, तो एक बार फिर स्वागत सभी बच्चों का आपके अपने परिवार गामा करियर क्लासेस में। दोस्तों, ये आपके फिजिक्स के सीरीज़ का 15वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, और प्रकाश के अपवर्तन के आगे अब हम लोग को डिस्कस करना है कि अपवर्तनांक क्या होता है। पिछली क्लास में थोड़ा बहुत अपवर्तनांक के बारे में मैंने बताया भी था आपको, अपवर्तनांक की परिभाषा क्या होती है और अपवर्तनांक को हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं, उसके बारे में कल मैंने थोड़ा बहुत बताया था। और आज उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सभी लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए, अपना पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और प्रॉपर नोट्स तैयार करते रहिए। पहले चीज़ों को ध्यान से समझिए और फिर उसको अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हम लोग समझ रहे थे कि अपवर्तनांक क्या होता है, और आज हम लोग को इसी के बारे में चर्चा करनी है कि अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक क्या है, हम लोग को इसके बारे में चर्चा करनी है। अपना अपवर्तनांक को हम लोग बोलते क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। क्या? जैसे कि मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है कि 1n2, तो 1n2 का मतलब क्या होता है? थोड़ा और सही से लिखते हैं इधर। अगर मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है कि 1n2, तो 1n2 का मतलब क्या होता है कि जो आगे लिखा है उसके सापेक्ष जो पीछे लिखा है उसका अपवर्तनांक, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर हम दो माध्यम ले लें, पहला माध्यम 1 और दूसरा माध्यम 2, तो अगर हमें अपवर्तनांक लिखना हो तो हम लिखेंगे 1n2। अगर ये 1n2 लिखा है तो 1n2 का मतलब ये है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, इसी तरह अगर मान लीजिए कि हमारे सामने लिखा है 2n1, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जब 1 पहले लिखा था तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब 2 पहले है और 1 बाद में है, इसका मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो 1n2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और 2n1 का मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर मान लीजिए केवल n1 लिखा है, अगर मान लीजिए कि केवल n1 लिखा है, तो यहाँ पर पहले लिखा था 2 और बाद में लिखा था 1, तो हमने कहा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। फिर यहाँ 1 पहले था, 2 बाद में था, तो पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। ठीक, और यहाँ दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। लेकिन अब की बार यहाँ पर पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल क्या लिखा हुआ है? बाद में 1। यानी कि हमको यहाँ तो ये बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पर पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, लेकिन n के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि किसके सापेक्ष बोल रहा है। ये तो पता है कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक, लेकिन किसके सापेक्ष ये नहीं पता।
तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जब किसी के सापेक्ष ना दिया हो, जब n के आगे कुछ भी ना लिखा हो, मतलब किसी के सापेक्ष नहीं है, तो फिर निर्वात के सापेक्ष होता है। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ निर्वात होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये क्या है, निर्वात के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। निर्वात के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। और अगर मैं कहूं उसी प्रकार N2 लिखा है केवल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निर्वात के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्यों, क्योंकि n क्या है, कुछ लिखा नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे निर्वात के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये सब बातें अभी आपके आगे काम आएंगी जब आप इसको न्यूमेरिकल लगाएंगे, और जब आप आगे का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझना चाहिए कि किस माध्यम के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप कैसे पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर कभी भी आपको कहीं पर 1 and 2 लिखा दिखे तो मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जो पहले लिखा हो उसके सापेक्ष और जो बाद में लिखा हो उसका अपवर्तनांक, ठीक। और जब कुछ भी ना लिखा हो पहले तो मतलब निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। समझ गए, ठीक। अब देखिए, ये तो बात हो गई कि हम लोग उसको पढ़ेंगे कैसे। 1 and 2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक। जब कुछ भी ना लिखा हो तो निर्वात के सापेक्ष, ठीक है। अब एक बात जरा आप ध्यान रखिए कि 1 and 2 इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और इसको हम लोग एक चीज़ और बोलेंगे, इसको हम लोग एक चीज़ क्या बोलेंगे, इसको मैं बोलूँगा जो पहले लिखा हो वो पहले जो ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा V1, और जो बाद में लिखा हो वो नीचे, यानी ये आ जाएगा V2। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए नीचे वाले में 2 and 1, तो ये है क्या, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो पहले लिखा हो वो ऊपर आ जाएगा यानी V2, और जो बाद में लिखा हो वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 बाद में लिखा है इसलिए 1 नीचे आ जाएगा, तो V2/V1। अब ये V1 V2 है क्या, तो V1 V2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में, सॉरी ऊपर होगा पहले, क्योंकि ऊपर V1 लिखा है ना इसलिए, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और नीचे क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहाँ V2/V1 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए। मतलब कि 1 and 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। फिर ये बात को बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लो कि जो पहले लिखा हो वो ऊपर आ जाएगा, जो बाद में लिखा हो वो नीचे आ जाएगा। पहले लिखा होगा तो ऊपर आएगा V2 पहले लिखा था तो V2 ऊपर आ गया, और 1 बाद में लिखा था तो 1 कहाँ आ गया, नीचे। तो ये फॉर्मूला क्या बनता है कि 2 and 1 का फॉर्मूला होगा V2/V1, या 1 and 2 बराबर हो जाएगा V1/V2। V1/V2 है क्या, अगर यहाँ पर 1 and 2 लिखा है तो हम लिखेंगे V1
और अपॉन में v2, यानी कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी पहले 2 लिखा था, बाद में 1 लिखा था, तो 2 आ गया ऊपर और 1 कहाँ आ गया नीचे, मतलब दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, अब अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, तीसरे वाले को, थर्ड वाले को, तो ये लिखा है n1, तो ये किसी के सापेक्ष नहीं है। मतलब कि जब मैंने बताया है कि अगर किसी के सापेक्ष नहीं, मतलब किसके सापेक्ष है, निर्वात के सापेक्ष। तो निर्वात के सापेक्ष का मतलब क्या हुआ कि इसके n के पहले कुछ नहीं लिखा है, मतलब n के पहले क्या होगा, निर्वात होगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो पहले लिखा होता है वो ऊपर आता है, तो पहले क्या होगा यहाँ पर, निर्वात, तो निर्वात ऊपर आ जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, c, और बटे जो बाद में लिखा होता है वो नीचे आता है, तो बाद में क्या हो जाएगा, v1। ठीक, फिर से देखिए दूसरे वाले में n के पहले कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, निर्वात है, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, c, और बाद में क्या लिखा है, 2, तो इसमें चाल कितनी हो जाएगी, v2। मतलब कि ये वेग का अनुपात निकल रहा है, ये प्रकाश की वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल रहा है कि अगर 1 and 2 लिखा है तो मतलब v1 अपॉन v2, 2 and 1 लिखा है तो मतलब v2 अपॉन v1। बात समझ आ रही है, दूसरे माध्यम प्रकाश चाल बटे पहले माध्यम प्रकाश की चाल। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था, केवल n1 लिखा था, तो मतलब आगे क्या होगा, निर्वात, तो क्या आ गया, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि c बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। जो पहले लिखा हो वो ऊपर आता है और जो बाद में लिखा हो वो नीचे आता है। जैसे यहाँ पर पहले कुछ नहीं है, मतलब पहले क्या होगा, यहाँ पर निर्वात होगा, तो पहले लिखा था इसलिए ऊपर आ गया निर्वात में प्रकाश की चाल। बाद में क्या लिखा है, 2 बटे क्या हो गया, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, तो ये हो गया c अपॉन v1 और ये क्या हो गया, c अपॉन v2। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे, और ये वाली इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड, और ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, फोर्थ। ठीक है, तो आप सभी लोग को ये 4 इक्वेशन समझ में आई होगी कि अगर हम लोग को 1 and 2 या 2 and 1 दिया होगा तो हम लोग इसको, अगर हमें प्रकाश की चाल का अनुपात निकालना है या प्रकाश की चाल के रूप में फॉर्मूले को देखना है, तो हम कैसे देखेंगे कि जो पहले लिखा हो वो ऊपर आएगा और जो बाद में लिखा हो वो नीचे आएगा। यानी कि पहला माध्यम ऊपर आएगा और दूसरा माध्यम नीचे आएगा, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, फिर यहाँ 2 पहले था, 1 बाद में था, इसलिए दूसरे माध्यम प्रकाश चाल बटे पहले माध्यम प्रकाश की चाल। यहाँ पहले कुछ नहीं था, इसलिए पहले आ गया, ऊपर आ गया निर्वात, और बाद में क्या है, 1, इसलिए 1 नीचे आ गया। यहाँ भी कुछ नहीं था ऊपर पहले, इसलिए पहले क्या होगा, निर्वात, इसलिए वो ऊपर आ गया, और बाद में क्या हो गया, v2 हो गया। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, अब अगर मैं मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड में डिवाइड करता हूं इक्वेशन नंबर फोर्थ से, इक्वेशन नंबर थर्ड में डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 से, तो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, n1 बराबर c अपॉन v1, n1 बराबर c अपॉन v1, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, n2 बराबर c अपॉन v2। तो c से c क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ पर n1 अपॉन n2 का मान कितना निकल के आ जाएगा, v2 अपॉन v1, और v2 अपॉन v1 को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए, v2 अपॉन v1 को क्या हम लोग बोलते हैं, 2n1। इसलिए ये फॉर्मूला निकल के आया कि 2n1 बराबर होगा n1 अपॉन n2 भी होगा और v2 अपॉन v1 भी होगा। इसको आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए आप लोग रिलेशन बनाइए, मैं आप लोग को समझाने का फैसले कर रहा हूँ ये बात कि जैसे 2n1 लिखा है तो इसका मतलब अब इसके 3 मतलब हो गए। पहला मतलब क्या है,
2n1 को देखते ही हम क्या समझ जाएंगे कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। पहली बात तो हमारे माइंड में ये आनी चाहिए क्या कि 2n1 का मतलब क्या है। 2n1 का मतलब ये है कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। फिर अगर हमें इसकी चाल का रेशियो निकालना है कि हमको इन माध्यमों में चाल पता करनी है कि प्रकाश की चाल कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या बताया कि जो पहले लिखा हो वो ऊपर और जो बाद में लिखा हो वो नीचे। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो कि जो पहले लिखा हो, दूसरा माध्यम पहले है इसलिए दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ऊपर आएगी, और पहला माध्यम बाद में है इसलिए पहले माध्यम में प्रकाश की चाल नीचे आ जाएगी। और अपवर्तनांक में उल्टा हो जाएगा, जो पहले लिखा होता है वो नीचे आता है और जो बाद में लिखा होता है वो ऊपर आता है। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन मैं नहीं पैदा कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक बात सिखाना चाहता हूँ केवल कि 2n1 लिखा है इसका मतलब है कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ये तो मैंने यहाँ भी आप लोग को बताया कि 1n2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, 2n1 मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो 2n1 का मतलब क्या है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब अगर हमें इससे चाल का फॉर्मूला निकालना है, प्रकाश की चाल का, तो हम क्या करेंगे कि v2/v1 का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग के सामने लिखा हुआ है 2n1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि v2/v1, यानी कि जो पहले लिखा हो, चाल में क्या होता है कि जो पहले लिखा हो वो ऊपर और जो बाद में लिखा हो वो नीचे। अपवर्तनांक में क्या होता है कि जो पहले लिखा हो वो नीचे और जो बाद में लिखा हो वो ऊपर। मतलब n जो होता है वो v का जस्ट उल्टा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग ने कल एक फॉर्मूला भी पढ़ा था अपवर्तनांक का। फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा था अपवर्तनांक का कि n बराबर क्या होता है, c/v। मतलब कि अगर यहाँ पर v है, अगर v में चल रहा है v2/v1, तो फिर n में क्या चलेगा, n1/n2, क्योंकि n जो है वो v के कैसा है, व्युत्क्रम उल्टा है, इसलिए v2/v1 होगा तो n1/n2 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी एक को याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने अभी क्या डिवाइड किया, इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फोर्थ को डिवाइड किया। अब हम इक्वेशन फोर्थ में इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन फोर्थ में इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन फोर्थ में डिवाइड करेंगे इक्वेशन थर्ड से। इक्वेशन फोर्थ क्या लिखी है, इक्वेशन फोर्थ लिखी है n2 बराबर c/v2। और बटे इक्वेशन नंबर थर्ड क्या लिखी है, n1 बराबर c/v1। c से c कैंसिल और यहाँ पर निकल के आएगा n2/n1 बराबर v1/v2। और देखिए v1/v2 को हम लोगों ने क्या बोला है स्टार्टिंग में, v1/v2 किसके बराबर है, 1n2 के बराबर है, इसलिए v1/v2 क्या हो जाएगा, 1n2 के बराबर हो जाएगा। तो आप लोग को कुछ बात समझ में आई, कुछ बात रिलेशन में समझ में आई कि अगर हमें चाल का रेशियो निकालना है, अगर हमें प्रकाश की चाल का रेशियो निकालना है, तो जो माध्यम पहले है वो ऊपर और जो माध्यम बाद में है वो नीचे। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी देखिए, चाल का रेशियो अगर निकालना था तो जो माध्यम ऊपर पहले था, मतलब 1 पहले आया तो ऊपर आ गया और 2 बाद में आया है तो नीचे आ गया है। v1 का मतलब क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और v2 का मतलब क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब अगर हमें अपवर्तनांक का रेशियो निकालना होगा तो जस्ट उल्टा कर दो। उल्टा मतलब कि जैसे v1/v2 होता है उसी प्रकार n2/n1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब v निकालने के लिए पहले वाला ऊपर बाद वाला नीचे, और n निकालने के लिए पहले वाला नीचे और बाद वाला ऊपर, जस्ट उल्टा होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है v2/v1 मतलब पहले वाला ऊपर बाद वाला नीचे, लेकिन n में क्या है, पहले वाला नीचे है, n2 नीचे है और n1 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो ये रिलेशन होता है कि अपवर्तनांक और चाल में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक, अगर 2n1 लिखा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और अगर लिखा है 1n2 तो हम लोग समझ जाएंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है,
तो अपवर्तनांक की परिभाषा भी मैंने आप लोग कल बता दी थी। अपवर्तनांक की परिभाषा कहाँ से निकलती है? अपवर्तनांक की परिभाषा इस वाले फॉर्मूले से निकलती है, n बराबर c/v। ये फॉर्मूला कुछ अलग से नहीं लिखा हुआ है, देखिए आपके सामने सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। n बराबर c/v, n1 बराबर c/v1, n2 बराबर c/v2। ठीक, तो ये फॉर्मूला यहीं से आया है निकल करके। तो अपवर्तनांक क्या होता है कि किसी माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल, c क्या है ऊपर, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वही कहलाता है माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो किसी निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वही कहलाता है उस माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो अब स्नेल के नियम के कितने फॉर्मूले हो गए? स्नेल के नियम के कई सारे फॉर्मूले हो गए। कैसे? स्नेल का नियम क्या हो गया? स्नेल का नियम आप लोग क्या बताएंगे? स्नेल का नियम कल तो हम लोगों ने एक ये पढ़ा था कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर ये क्या होगा, एक नियतांक होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम लोग क्या लिखेंगे, 1n2। अगर हमने अपवर्तनांक को 1n2 लिखा तो इसका मतलब क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब अगर हमें इसकी चाल का रेशियो निकालना है तो हमने क्या बताया है कि जो पहले लिखा हो वो ऊपर आ जाएगा और जो बाद में लिखा हो वो नीचे आ जाएगा, यानी कि v1/v2। और अगर हमें इसके अपवर्तनांक का रेशियो निकालना हो तो जस्ट उल्टा, जो पहले लिखा हो वो नीचे आ जाएगा और जो बाद में लिखा हो वो ऊपर आ जाएगा। समझ गए? तो ये हो गए किसके फॉर्मूले? ये हो गए स्नेल का नियम का एक कंप्लीट फॉर्मूला हो गया कि हाँ स्नेल का नियम ये होता है। तो ये हो गया स्नेल के नियम का एक कंप्लीट फॉर्मूला। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है नियतांक, इसको बोलेंगे 1n2, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और फिर ये बराबर होगा v1/v2 के, और यही बराबर होगा n2/n1 के भी बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग इतना नोट कर लेंगे, आप लोग को अपवर्तनांक के बारे में अच्छे सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं कि आगे की चीज़ें कैसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने अपवर्तनांक के बारे में ठीक ठाक रूप से समझ लिया है और हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब समझेंगे कि आगे चर्चा क्या होगी। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे कि आगे क्या होगा। अच्छा ठीक है, देखिए दोस्तों, जो माध्यम होते हैं, जैसे अभी हम लोग माध्यम 1 और माध्यम 2 ले रहे थे, तो थोड़ी चर्चा माध्यमों के ऊपर भी कर लेते हैं। जैसे माध्यम जो होते हैं, माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। जो हमारा माध्यम होगा, माध्यम को हम लोग बोलते हैं मीडियम। माध्यम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम। पहला माध्यम जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम, और एक माध्यम होता है विरल माध्यम। अब सघन माध्यम और विरल माध्यम है क्या? सघन माध्यम क्यों बोल रहे हैं और विरल माध्यम को विरल माध्यम ही क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों है, आप लोग ध्यान समझिए। देखिए, सघन माध्यम का मतलब ये होता है, सघन माध्यम का मतलब ये होता है कि जहां पर प्रकाश की चाल कम होती है। सघन माध्यम का मतलब ही यही है कि प्रकाश की चाल कम होती है। और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक, सघन माध्यम में ये मोटी मोटी परिभाषा है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जबकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि कांच कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। क्यों?
क्योंकि कांच सघन माध्यम है, लेकिन अगर हमने कोई मान लीजिए ऐसा माध्यम ले लिया जो कांच से भी ज़्यादा सघन हुआ, तो फिर कांच क्या बन जाएगा, उसकी अपेक्षा विरल बन जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि जल एक सघन माध्यम है, तो अब जल एक सघन माध्यम है, ये बात कब सही है, जब हम जल के साथ किसको ले ले, वायु को। अगर हमने जल के साथ ले लिया वायु को, तो हमारा जल कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम। लेकिन अगर हमने जल के साथ ले लिया कांच को, तो कांच जल से भी ज़्यादा सघन है, इसलिए अब यहाँ पर जल क्या बन जाएगा, विरल माध्यम। इसलिए सघन और विरल माध्यम, दो माध्यम जब हमारे पास होंगे तब हम उनमें तुलना करके निकाल लेंगे कि कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा माध्यम विरल है। हमेशा हम किसी एक माध्यम को लेकर के ये नहीं कह सकते हैं कि ये माध्यम सघन है, कि ये माध्यम विरल है। जैसे जल के साथ अगर वायु है तो जल सघन है, लेकिन अगर जल के साथ कांच है तो फिर जल क्या है, विरल है। ठीक है, तो हमारे सामने जो हमें क्वेश्चन में दो माध्यम दिए होंगे, हमसे जिन दो माध्यमों की बात कर रहा होगा, हम उन दो माध्यमों को देख करके ये बता देंगे कि इसमें कौन सा माध्यम सघन होगा और कौन सा माध्यम विरल होगा। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने कांच है और जल है, तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर जिस माध्यम में जो अणु होते हैं वो ज़्यादा पास होते हैं, जहाँ पर प्रकाश ज़्यादा तेजी से चल ना पाए। जैसे हमारे जस्ट कांच है, कांच क्या हो गया, जैसे हमारी जल और कांच है, तो कांच क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। क्यों, क्योंकि कांच में अणु क्या है, बहुत पास है, इसलिए उसमें प्रकाश स्पीड से नहीं गुजर सकता है, प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और किसी विरल माध्यम में, जैसे मान लीजिए वायु है, तो वायु में प्रकाश क्या होता है, सट्ट से निकल जाता है, यानी कि प्रकाश बहुत तेज गति से निकलता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रकाश की चाल कम हो जाती है तो वो सघन माध्यम है, और प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, जहाँ प्रकाश चाल ज़्यादा होती है वहाँ पर विरल माध्यम होता है। दो माध्यमों को हम कंपेयर करके आराम से बता देंगे कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। ठीक है, सघन माध्यम और विरल माध्यम में एक खास बात होती है कि सघन माध्यम में और विरल माध्यम में, जैसे मान लीजिए कि हमने दो माध्यम लिए, अभी तक हम दो माध्यम ले रहे थे, कौन कौन से, हम मान लीजिए हम पहला माध्यम ले रहे थे माध्यम 1, और दूसरा माध्यम ले रहे थे माध्यम 2। अभी हमने इसके पहले दो माध्यम लिए थे, माध्यम 1 और माध्यम 2। ठीक है, कल भी लिए थे माध्यम 1 और माध्यम 2। तो अगर हम माध्यम 1 और माध्यम 2 में ये कह दें कि हमारा जो माध्यम 1 है वो क्या है, सघन है, वो कैसा माध्यम है, एक सघन माध्यम है, और दूसरा वाला माध्यम है वो विरल माध्यम है। यानी इन दोनों माध्यमों को जो हमने कंपेयर किया तो हमें पहला वाला माध्यम सघन मिला और दूसरा वाला माध्यम क्या मिला, विरल मिला। तो जाहिर सी बात है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जबकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज़्यादा होती है, अधिक होती है। इसलिए अगर पहला माध्यम सघन है तो फिर वहाँ पर प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, यानी कि V1 का मान क्या होगा, कम होगा। किससे, V2 से, क्योंकि V2 माध्यम कैसा है, विरल, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज़्यादा, इसलिए V1 का मान V2 से क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि 1 कैसा माध्यम है, सघन, और 2 कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है, और प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम होती है, विरल माध्यम में ज़्यादा होती है, इसलिए V1 का मान V2 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर V1 का मान V2 से कम है तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या, कि N बराबर क्या होता है, C/V, कि N बराबर क्या होता है, C/V। मतलब अगर चाल कम होगी, अगर V कम होगा तो फिर N क्या होगा, ज़्यादा होगा, अगर V कम होगा तो फिर N क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, इसलिए अगर V1 का मान V2 से कम है तो फिर उस कंडीशन में N1 का मान ज़्यादा होगा, किससे, N2 से। मतलब जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, इसका मतलब कि उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, ज़्यादा है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है उस माध्यम का फिर अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है उस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है उस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है।
ठीक। तो माध्यम कितने प्रकार के होंगे? सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम वे माध्यम होते हैं जिनमें प्रकाश की चाल कम होती है, और विरल माध्यम वे माध्यम होते हैं जिनमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। ठीक, कम और ज़्यादा का मतलब कि हम दो माध्यमों को कंपेयर करके बता देंगे किस माध्यम में प्रकाश चाल कम होगी और किस माध्यम में ज़्यादा होगी। ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिख भी सकते हैं। जब आप लोग सघन और विरल माध्यम की परिभाषा लिख लेंगे तो वहाँ पर एग्जाम्पल में भी लिख लेना कि जैसे जल और कांच है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जल और कांच है। अगर जल और कांच है तो फिर जल क्या हो जाएगा? विरल, और कांच क्या हो जाएगा? सघन। लेकिन अगर मान लीजिए वायु और जल है तो फिर वायु क्या हो जाएगा? विरल, और जल क्या बन जाएगा? सघन। बात समझ पा रहे हैं? जल हमेशा विरल नहीं है। अगर हम कहेंगे जल हमेशा ही विरल माध्यम, ऐसा नहीं है। अगर हम जल को वायु के साथ ले लेंगे तो फिर जल सघन बन जाएगा, और अगर हम जल को कांच के साथ ले लेंगे तो जल क्या बन जाएगा? फिर विरल बन जाएगा। इसलिए हम दो माध्यमों को तुलना करा करके ये बता सकते हैं कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। ठीक, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि जल सघन है या जल विरल है। ठीक, तो आप लोग इतनी बात को नोट कर लीजिए। माध्यम दो प्रकार के होंगे, सघन माध्यम, विरल माध्यम। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, इसलिए उस माध्यम प्रकाश चाल, और विरल माध्यम प्रकाश चाल क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, अगर हमने 1 माध्यम को सघन मान लिया और 2 को विरल मान लिया तो फिर 1 में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि सघन में कम होती है और विरल में क्या होती है? ज़्यादा। और जिस माध्यम में चाल कम होगी उसका अपवर्तनांक क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से अगर v जितना ज़्यादा कम होगा n का मान उतना ही ज़्यादा होगा, और n जितना कम ज़्यादा होगा, सॉरी v जितना ज़्यादा होगा n उतना ही क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो सभी लोग को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग हाई स्कूल में एक बात रटते थे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वह अविलंब से दूर हटती है, और जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, इस बातों को हम लोग अभी समझेंगे। इनको रटना नहीं है, इन बातों को समझना है कि ऐसा क्यों होता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से दूर क्यों हटती है। ठीक है, इस बात को भी अभी हम लोग समझेंगे। तो सभी लोग इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी परिभाषा लिखते रहिएगा। सघन माध्यम, विरल माध्यम क्या होते हैं, सब चीज़ आप लोग नोट करते रहेंगे, अपने नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग के पास 2 केस हैं। 2 केस कौन कौन से हैं? हम लोग ये बात जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, इस बात को भी हम लोग प्रूफ भी कर देंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, अगर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ये मैं आपको नियम बता रहा हूँ अभी, क्योंकि जो हम लोग हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं आप लोग, कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वो अविलंब से दूर हटती है। और सेकंड में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। इन दोनों ही बातों को हम लोग अभी अच्छे से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, रटने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने एक पृथककारी पृष्ठ खींच दिया। ये क्या है? एक पृथककारी पृष्ठ है, और पृथककारी पृष्ठ का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर का जो माध्यम है वो क्या है? माध्यम फर्स्ट, और जो नीचे का माध्यम है वो क्या है? माध्यम सेकंड। तो माध्यम 1 और माध्यम 2 का मतलब कि ये जो पृष्ठ हमने खींचा है ये इन दोनों माध्यमों को क्या कर रहा है? अलग अलग कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पृथककारी पृष्ठ। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण अगर आती है और वो इस तरह से आपतित होती है। कोई प्रकाश किरण इस तरह से आपतित हो गई, तो जिस बिंदु पर वो आपतित होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और हम लोग आपतन बिंदु पर क्या खींचते हैं? एक अभिलंब खींचते हैं। आपतित हुई तो ये क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। ये किरण कौन सी होगी? ये किरण होगी आपतित किरण।
ठीक, ये हो गया हमारा अभिलंब। तो जब कोई प्रकाश किरण माध्यम 1 से आ रही थी और वो माध्यम 2 में क्या होगी, प्रवेश करेगी। अगर वो माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है, अगर मैं मान लूँ कि ये जो माध्यम 1 है इसका अपवर्तनांक n1 है और माध्यम जो 2 है इसका अपवर्तनांक क्या है, n2 है, और मैं ये कह दूँ कि जो हमारा n1 माध्यम है वो कैसा माध्यम है, एक सघन माध्यम है, और जो n2 है वो कैसा है, विरल माध्यम है। यानी मैंने n1 को सघन मान लिया और n2 को क्या मान लिया है, विरल माध्यम मान लिया है। तो क्या होगा, अगर n1 सघन माध्यम है और n2 विरल माध्यम है, तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाला माध्यम सघन, नीचे वाला माध्यम विरल है। और अगर कोई प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग क्या होता है, परिवर्तित होता है, और वह किरण अपने पथ से क्या हो जाती है, भटक जाती है। घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। अब बात यह है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो उस कंडीशन में हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो माध्यम सघन होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। मेरी बात को ध्यान सुनना, जब जो माध्यम सघन होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक बात लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा कि n1 का मान ज़्यादा होगा किससे, n2 से। n1 का मान ज़्यादा होगा किससे, n2 से। क्यों? क्योंकि जिस माध्यम में जो माध्यम सघन होता है उसमें प्रकाश की चाल कम, और प्रकाश की चाल कम होने पर अपवर्तनांक क्या होता है, ज़्यादा। इसलिए n1 का मान क्या होगा, ज़्यादा, और n2 का मान क्या होगा, कम। ठीक, n2 का मान कम क्यों होगा, क्योंकि माध्यम कैसा है, विरल। विरल माध्यम प्रकाश की चाल क्या होती है, ज़्यादा होती है, और प्रकाश चाल ज़्यादा होने पर वहाँ पर अपवर्तनांक क्या हो जाता है, कम। इसलिए n2 का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर n1 का मान n2 से ज़्यादा है, n2 छोटा है, n1 बड़ा है, तो हम सभी लोग पढ़ चुके हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, किरण कहाँ जा रही है, किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1n2। किरण जा रही है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, इसलिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। किरण जिस माध्यम से जाती है उसको पहले लिखते हैं और जिसमें जाती है उसको बाद में लिखते हैं। तो पहले माध्यम से जा रही है इसलिए पहला माध्यम पहले आ गया, और दूसरे माध्यम में जा रही है इसलिए दूसरा माध्यम बाद में आएगा। और 1n2 को हम लोग क्या लिखते हैं, n2 अपॉन n1। ये मैंने अभी आपको इसके पहले बताया कि 1n2 को क्या लिखते हैं, n2 अपॉन n1। ठीक है, अब देखिए साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1। अब देखिए इनका रेशियो बराबर है क्योंकि बीच में किसका साइन लगा है, इक्वल का, इसलिए हमको इनके रेशियो को बराबर रखना है। अगर n1 का मान बड़ा है, n2 का मान छोटा है, अगर n1 का मान बड़ा है, अगर इसका हर बड़ा है तो फिर इसका भी हर क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि अगर n1 का मान बड़ा है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2, n1 इज़ ग्रेटर देन n2, मतलब n1 n2 से बड़ा है, तो फिर उस कंडीशन में अगर n1 n2 से बड़ा है तो फिर r भी किससे बड़ा होगा, i से बड़ा होगा। इसका हर बड़ा है तो फिर इसका भी हर बड़ा होगा, यानी कि उस कंडीशन में r का मान बड़ा होगा किससे, i से। तो उस कंडीशन में r का मान बड़ा होगा किससे, i से। अब जरा ध्यान से चित्र में देखिए, I कौन सा एंगल होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण होता है आपतन कोण, यानी कि I। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल I। और R क्या होता है, अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण का मान बड़ा होना चाहिए। R का मान बड़ा है किससे, I से, और अगर R का मान बड़ा है तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि देखिए प्रकाश की किरण का वास्तविक मार्ग तो ये है सीधा, प्रकाश की किरण का वास्तविक मार्ग तो ये सीधा मार्ग है, लेकिन अब क्योंकि r का मान बड़ा होना चाहिए तो r का मान अगर हम किरण को इस तरफ कर देंगे तो r का मान छोटा हो जाएगा।
तो हमें किरण को उस तरफ करना पड़ेगा। अगर किरण उस तरफ जाएगी तो उस कंडीशन में फिर r का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि प्रकाश किरण इस तरह चली जाती है, यानी कि प्रकाश किरण इस तरह चली जाएगी और इस कंडीशन में जो ये r का मान हमको मिलेगा, और इस कंडीशन में जो ये हमको r का मान मिलेगा यही हो जाएगा एंगल r। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, एंगल r, और एंगल r का मान एंगल I से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यही कारण है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से दूर क्यों हटती है, क्योंकि उस कंडीशन में ये जो r का मान होता है ये I से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और r का मान बड़ा करेंगे तो इस तरफ नहीं करेंगे, इस तरफ करेंगे तो छोटा हो जाएगा। r का मान हमें उस तरफ करना पड़ेगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यही कारण है, सभी लोग ये बात लिख देंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, क्यों, वो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग नोट कर लेंगे। पहले आप लोग एक बात और समझ लीजिए, एक कंडीशन और है। क्या, जैसे मान लीजिए कि एक ये है, अब देखिए यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए ये वाला माध्यम जो है ये पहला माध्यम है और नीचे वाला माध्यम दूसरा माध्यम है। यहाँ पर भी यही था, ये पहला माध्यम था, ये दूसरा माध्यम था। अब की बार हमने पहले को क्या माना है, सघन, दूसरे को क्या माना है, विरल। अब की बार हम पहले को मानेंगे विरल, तो जो पहला माध्यम है वो विरल माध्यम है और दूसरा माध्यम कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। अब की बार हमने पहले वाले माध्यम को विरल माना है और दूसरे वाले को क्या माना है, सघन। अब की बार क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित होती है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आपतित किरण। ये क्या हो जाएगा, अभिलंब। अब देखिए अब क्या होगा, अगर पहला माध्यम विरल है, दूसरा माध्यम सघन है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, सॉरी ज़्यादा होती है, और सघन में क्या होती है, कम होती है। विरल माध्यम में, फिर से एक बात ध्यान से सुनो मेरी बात, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज़्यादा होती है। और अगर विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम है तो इसका मतलब कि विरल माध्यम में अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि जिस माध्यम में चाल कम होती है प्रकाश की उसका अपवर्तनांक क्या होता है, ज़्यादा। तो अगर विरल में प्रकाश की चाल कम है तो मतलब कि इसका अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा। इसका अपवर्तनांक n1 है और इसका अपवर्तनांक क्या है, n2 है। तो उस कंडीशन में होगा क्या कि n1 का मान कम होगा किससे, n2 से। क्यों, क्योंकि n1 विरल है और विरल का अपवर्तनांक क्या होता है, कम, और n2 क्या है, सघन है। सघन का अपवर्तनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर हमें चाल में संबंध लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, n1 विरल है इसलिए विरल में चाल क्या होगी, ज़्यादा, इसलिए v1 का मान ज़्यादा होगा किससे, v2 से। ये दोनों ही बातें हमको यहाँ से समझ में आनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बात तो लिख दी थी, क्योंकि n1 यहाँ पर सघन था इसलिए n1 का मान n2 से ज़्यादा था, लेकिन n1 सघन है इसलिए वहाँ पर चाल क्या होगी, कम होगी प्रकाश की, इसलिए यहाँ पर v1 का मान कम होगा किससे, v2 से। ठीक है, अब आइए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हो रही है तो आपतित होने पर क्या होगा, अब की बार वो प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है। यहाँ पर सघन से विरल जा रही थी, अब विरल से सघन जा रही है, तो होगा क्या, हम लोग स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। किरण जा रही है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, इसलिए 1n2, और 1n2 को हम लोग क्या लिखते हैं, n2 अपॉन n1। अब की बार देखिए यहाँ पर लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1। अब की बार देखिए, अब की बार n2 बड़ा है और n1 छोटा है। ध्यान से देखिए, n2 बड़ा है, n1 छोटा है। n2 यानी कि अंश बड़ा है, हर छोटा है। अगर इस तरफ अंश बड़ा है, हर छोटा है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, क्या
क्योंकि n2 बड़ा है किससे, n1 से। अगर n2 का मान n1 से बड़ा है, अगर इधर अंश हर से बड़ा है तो फिर इधर भी अंश हर से क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि इधर भी i का मान जो होगा बड़ा होगा किससे, r से। या फिर ये बोलो कि r का मान जो होगा वो i से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पर r का मान i से बड़ा आ रहा था और यहाँ पर r का मान i से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। यानी अब की बार r का मान i से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। प्रकाश की किरण का वास्तविक मार्ग तो सीधा निकल जाएगा, लेकिन क्योंकि अब की बार r का मान छोटा होना चाहिए तो अब की बार हम r को उस तरफ नहीं करेंगे। अगर हमने किरण को उस तरफ कर दिया तो r का मान बड़ा हो जाएगा। अब की बार किरण को वास्तविक मार्ग से इस तरफ करना पड़ेगा, तभी तो r का मान छोटा होगा। इसलिए हम लोग जानेंगे कि ये वाला एंगल क्या होगा, I, आपतन कोण। और अब की बार हमको r को छोटा करना है, r को छोटा करने के लिए हमको किरण को अभिलंब की ओर झुकाना पड़ेगा। इसलिए किरण ये वाली अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी इस तरह से। और जो हमको यहाँ पे ये वाला एंगल मिलेगा इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल R। और इस कंडीशन में R का मान I से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जैसा कि हमको यहाँ पर दिख भी रहा है। ठीक, और इस कंडीशन में R का मान I से बड़ा होगा, इस कंडीशन में R का मान I से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण, अब मैं दोनों ही बातों को आपको समझा देता हूँ। ये हमारा केस फर्स्ट था और ये हमारा केस सेकंड था। तो दोनों ही बातें आप समझ लीजिए कि अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उस अवस्था में अभिलंब से वो दूर हटती है। क्यों हटती है, क्योंकि उस कंडीशन में r का मान I से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और r का मान I से ज़्यादा कब होगा, जब वो किरण अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक, और दूसरी कंडीशन ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, किससे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल ऊपर है सघन नीचे है, विरल से सघन में जाती है तो उस कंडीशन में वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में r की वैल्यू जो होती है वो I से क्या होती है, छोटी होती है। और अगर हमको r की वैल्यू छोटी करनी है तो फिर हमें किरण को अभिलंब की ओर दबाना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा, तभी r का मान क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ठीक, तो ये बात आप लोग को पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये जो पृष्ठ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पृथककारी पृष्ठ। ठीक है, तो सभी लोग दोनों बातें लिख लेंगे और इन दोनों चित्रों को आराम से बना लेंगे। ये मैं डिवीज़न कर देता हूँ, ये दोनों अलग अलग केस हैं। ठीक, ये अलग केस है, वो अलग केस है। केस फर्स्ट, केस सेकंड। केस फर्स्ट में मैं आपको परिभाषा एक बार फिर से बोल देता हूँ। केस फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उस अवस्था में वह अभिलंब से दूर हटती है। क्यों होता है ऐसा, ये मैंने आपको ये बात में समझा दिया। दूसरी बात यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ठीक, सभी दोनों बातें लिख लेंगे और दोनों चित्रों को, डायग्राम को बना लेंगे। सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके आगे की चीज़ों को अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, सभी लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को डेली फिजिक्स की क्लास मिलती रहे और आपकी फिजिक्स एक बेहतर पोजीशन तक पहुंच जाए। ठीक है, सभी लोग को वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग अपना खुश रहें, अपना ख्याल रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।